योगाध्याय पे आइए। खुल गया योगाध्याय। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्तास्य चेति विशेष फलदायक। अब वो कह रहा है केंद्र त्रिकोण पतयः, केंद्र और त्रिकोण पति का संबंध फलदायक होता है। परस्पर संबंध, अब संबंध को भी उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, ठीक है, एक दूसरे की दृष्टि में हो, दो में से एक देखता हो दूसरा ना देखता हो, तो इस तरह के संबंधों की चर्चा पहले उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण राजयोगाध्याय है। राजयोग का पहला सिद्धांत समझिए। इसमें बताया गया कि राजयोग का पहला सिद्धांत क्या है। राजयोग का पहला सिद्धांत क्या है? अगर राजयोग का पहला सिद्धांत यह है केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठा हो, केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध एक साथ हो, तो फिर क्या होगा? ये विशेष फलदायक होते हैं, विशेष लाभ मिलता है। केंद्र के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में भी दसम भाव के स्वामी का संबंध और नवम नवम भाव के स्वामी का संबंध या पंचम भाव के स्वामी का संबंध और भी अच्छा फलदायक होता है। राजयोगों में नवम भाव के स्वामी का संबंध, दसम भाव के स्वामी का संबंध बहुत फलदायक होता है। एक कहानी आपको मैं बताना चाहता हूं। एक छोटा सा निर्धन परिवार का एक बालक था, जंगल में सो रहा था। राजा को समुद्र शास्त्र का ज्ञान था। राजा जा रहे थे आखेट में, तो समुद्र शास्त्र का के लक्षण के आधार पर वो जो था बालक, राजा ने कहा ये तो पक्का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मेरा राज्य हड़प लेगा। तो राजा ने उसको जगाया और जगा करके उसको एक लिख दिया, एक पत्र दिया कि इसका है, इसको सीधा खोलना नहीं, जा करके राजमहल में देना। तो राजा क्या हुआ, वो लड़का वहां से चला, चलते चलते मार्ग में राजमहल के पहले चलने के कारण थक गया और थक करके वो सो गया। अब सो गया तो वहां से राजकुमारी आई। राजकुमारी ने देखा कितना सलोनी मूरत है, कितना अच्छा लड़का है, सुंदर है। तो उसको देख करके राजकुमारी मोहित हुई। उन्होंने उसके पत्र देखा, वो सो रहा था। पत्र में लिखा था इसको विष दे देना। राजकुमारी ने उसको देखा, राजकुमारी का नाम बिसा था, तो राजकुमारी ने उसको सुधार दिया कि पिता जल्दी में गलती कर गए होंगे, तो एक डंडा विष में खिंचा दिया और राजा चला गया। राजा आखेट में है और राजकुमारी वो चला गया महल। आनंद फानन जहाँ राजा का चित्र देखा, वो उसकी राजकुमारी के साथ शादी हो गई। और राजा जब लौट कर आया तो राजा मन मसोस के रह गया कि अरे तो मैंने इसको जहर के लिए दिया था। तो संबंध क्या है? निकृष्ट व्यक्ति भी, रोड में घूमने वाला व्यक्ति भी योग के कारण उच्चता को प्राप्त करता है। योग के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए दिग दिगंत में अपनी यश यश फैलाता है। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर यह आपको देखना है कि नवम भाव का स्वामी केंद्रों में सबसे बलवान दसम भाव का स्वामी, त्रिकोण में सबसे बलवान नवम भाव का स्वामी। आपने एक योग पढ़ा होगा, लक्ष्मी नारायण योग। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो, पंचम नवम भाव के स्वामी का संबंध केंद्र के स्वामी के साथ हो, तो क्या होगा? लक्ष्मी नारायण योग होता है। लक्ष्मी क्या है और नारायण, नारायण नारायण का मतलब, लक्ष्मी नारायण योग का मतलब होता है व्यक्ति राजसी होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश को प्राप्त करता है। उसकी जो प्रसिद्धि होती है, उसकी जो ख्याति होती है, वो राजाओं के समान होती है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ भर जाए तो किसी भी बड़े महान व्यक्ति की कुंडली को सर्च करके डिस्कशन में डालिए। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो,
त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे की युति में हो, अथवा एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का स्वामी परस्पर संपूर्ण दृष्टि से देखते हो, एक ही ग्रह केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों हो और केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, तो समझ लीजिए लक्ष्मी नारायण योग है। यह राजयोग जीवन में अनंत गुना फलदायक होता है। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं हुई समझने में? नहीं सब आ रहा है। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा। हाँ भाई अगर लिखना चाहे तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी का साथ का मतलब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, या केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी को देखता हो, किसी भी तरह से संबंध होता है। अगर ये किसी भी घर में गुरुजी हो, अगर केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो ज्यादा फल देगा, अगर वो 6, 8, 12 में बैठेगा तो सामान्य फल देगा। जी जी, अब आपको समझ में ये समझना है कि अगर एक व्यक्ति, इसको बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो चपरासी है तो प्रधानमंत्री का चपरासी होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और वो साधारण स्कूल का चपरासी होगा तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। चपरासी दोनों होंगे, लेकिन स्थान भेद के कारण उसका पद बढ़ गया। समझ गए गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे आप समझ लीजिए कि यही अगर आप रामेश्वरम में जाके डुबकी लगाते हैं और कोई रामेश्वरम का जाकर के जल लेके आ जाता है, ऐसे छिड़क लेते हैं, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। सही कहा। उस अंतर को समझना ही, अगर त्रिकोण में भी गहराई को समझ लीजिए, अगर नवम भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी का संबंध उत्तम दर्जे का बनता है लक्ष्मी नारायण योग, अब व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता, बड़े यश, बड़े सम्मान की प्राप्ति करता है। आनंद महेंद्र की कुंडली देख लीजिए, किसी भी बड़े विद्वान, बड़े यशस्वी व्यक्ति की कुंडली को देखिए, उसमें निकल आएगा। टाटा की कुंडली डालिए, होगा, अवश्य होगा। अब देखिए डाउट बड़े महान व्यक्तियों की कुंडली में होता है। तो इस तरीके तो फिर गुरुजी मेरे कुंडली में भी लक्ष्मी नारायण योग हो गया। नवम का स्वामी और 10वें का स्वामी एक जगह बैठे हैं। नवम का स्वामी केंद्र में बैठे हैं, उनके त्रिकोण राहु केतु तो नहीं देख रहा? नहीं सर, वो 6वें घर में बैठा है, मकर लग्न की कुंडली है। शुक्र और बुध एक ही साथ बैठे हैं। डाउन हो गया, फिर वो डाउन हो गया। वही यहाँ इसीलिए पूछा जो है कि जो है डाउन हो गया। शुक्र 6ठे भाव पे बहुत कमजोर हो जाता है। 6ठे भाव शुक्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है जी जी, थैंक यू सर। अच्छा, और एक कुंडली की व्याख्या, एक कुंडली किसी ने डाली? चलिए कुंडली प्रैक्टिकल पे आइए, प्रैक्टिकल पे आइए। गुरुदेव पंचम और नवम का स्वामी पंचम में बैठे तो? पंचम नवम का स्वामी तो भी राजयोग का या राजयोग कारक रहेगा। अच्छा, उस पे चलते हैं। कुंडली किसी ने डाली नहीं है डिस्कशन में? रतन टाटा की नवम का देखे, पंचम। अच्छा, केंद्र त्रिकोण के स्वामी का संबंध देखिए, है केंद्र त्रिकोण के स्वामी का संबंध इसमें? देखिए सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है। बुध हो गए ना सर? हाँ, सूर्य और बुध, नवमेश दशमेश का योग बना। हाँ, नवमेश दशमेश लक्ष्मी नारायण योग हो गया। हो गया। हाँ, और भी केंद्र में बैठा है। यहाँ बुध जो है केंद्राधिपति लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा क्या? म्यूट करवा दीजिए, पहले बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, अपना अपना बंद करिए, म्यूट करिए। एक मिनट म्यूट कर रहे हैं। चलिए बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? बुध जो है यहाँ पर केंद्र का स्वामी है होकर सूर्य के साथ वक्री होकर केंद्राधिपति दोष लग रहा है, तो कमजोर होगा स्थिति। अब वो कह रहा है, ऋषि आगे कहता है कि केंद्राधिपति दोष में भी यदि संबंध बन रहा है तो भी फलदायक होगा। अच्छा, हाँ,
जो ये लिखा है ना काशी विद्युत परिषद जी, ये हमारे परिचित हैं। अब चलिए अभी इसको यहाँ पर देखिए, अभी दूसरा योग देखिए। अब यहाँ पर शुक्र का संबंध बुध से बना कि नहीं बना, बन गया ना। और यहाँ सूर्य बुध का योग बन गया, सूर्य बुध के योग के कारण नवमेश दशमेश। और देखिए सूर्य बुध का योग अगर 10 डिग्री से 14 डिग्री के बीच का है तो अच्छा फल देता है, निपुण योग में आ जाता है। डिग्री यहाँ नहीं लिखी हुई है। और किसी को चल लाइव कुंडली में किसी को नवमेश दशमेश का योग हो तो कोई एक ठो डाले, इसकी व्याख्या कर दें। यहां पर और सफल होने के लिए मुख्य योग इस पे क्या है, रतन टाटा की कुंडली में नवमेश दशमेश के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पर देखिए बुध जो बैठा हुआ है, बुध है ना, बुध सप्तमेश भी है, बुध वक्री भी है, बुध वक्री होकर के राहु से मिल रहे हैं ना, राहु केतु के साथ। और अब ये कुंडली स्पष्ट नहीं है। मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल की दृष्टि कहां पड़ेगी, नाड़ी के अनुसार मंगल की दृष्टि इस पर पड़ जाएगी, सप्तम भाव पर, 1 2 3 4। मंगल केतु का अगर यहाँ पर विवाह का चंद्रमा की दृष्टि, यहाँ पे अष्टमेश चंद्रमा आ गया। विवाह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सप्तम भाव पर अष्टमेश चंद्रमा की दृष्टि है। इधर से क्या है, मंगल भी यहाँ पर, मंगल को भी अष्टमेश चंद्रमा देख रहा है। और शुक्र भी यहाँ पर क्या है, शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा, शुक्र के आगे गुरु बैठा हुआ है, तो शुक्र बहुत कमजोर हो गया। सफलता होने के लिए दसम भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, बुध केंद्र में बैठा है, उसके आगे गुरु भी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा है, तो एक योग अच्छा बन रहा है। इसी वजह से सफलता इनको अच्छी मिली। पर गुरुजी मंगल की दृष्टि तो नहीं है सप्तम भाव पे। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार कोई भी ग्रह पंचम नवम में त्रिकोण में देखता है, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, उससे है वो आ गई ना। अच्छा हाँ, एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे, अगर हाँ। पंचम नवम दसम का योग तीसरे भाव में बना हुआ हो तो संघर्ष कराएगा ना। आपको जो भी चीज मिलेगी, पंचम भाई दसम का योग है परिश्रम, परिश्रम में जितना, तीसरा भाव क्या होता है, बाहुबल का होता है, तो आप जितना परिश्रम करोगी उतना फल मिलेगा। जहां पर आपने रोक दिया, जहां पे काम करना बंद कर दिया, वहां पे सफलता मिलनी कम हो गई। अच्छा जी, हाँ ये है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया ना। गुरु जी। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं अगला, ये वाला श्लोक हो गया। अब अपना बंद कर लीजिए भाई, डिस्टर्ब होता है। अब कहता है निवसेताम व्यतेन तावुभौ धर्म कर्मणो। अब वो कहता है कि नवमेश और दशमेश, देखिए बंद करिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है, फिल्म चला के जो सीखी जा रही है, फिल्म चला गुरुजी आप म्यूट कर दीजिए। अब वो कह रहा है निवसेताम व्यतेन, वो कह रहा है केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में आपस में परिवर्तन है। धर्म कर्मणो, धर्म और कर्म के स्वामियों में आपस में एकत्र अन्यतरो, एक दूसरे के क्या है, साथ बैठे हैं, एक दूसरे की राशि पर बैठे हैं, तो भी योग कारक रहेंगे। अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन है, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की राशि पर बैठते हैं, तो भी क्या होगा, लाभ मिलेगा, तो भी ये राजयोग की श्रेणी में रहेगा। देखिए राजयोग अगर आपको समझना है, राजयोग से संबंधित यदि आपको चीजें ज्यादा क्लियर करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है कि राजयोग में बहुत से योग बनते हैं। मुख्य योग देखिए, मुख्य योग आप उसको देख लीजिए कि
धर्म त्रिकोण के अंतर्गत बनने वाला राजयोग, सूर्य गुरु मंगल का पंचमेश लग्नेश पंचमेश नवमेश, पंचमेश नवमेश की युति हो, नवमेश दसमेश की, चतुर्थेश और दसमेश जो केंद्रेश होते हैं अधिक सुखदायी होते हैं। तो अगर इनके साथ केंद्र त्रिकोण के स्वामी का संबंध बन जाता है तो लाभ ज्यादा होता है। वो कह रहा अगर परिवर्तन भी हो जाए तो भी लाभ मिलेगा। यदि एक दूसरे पर दृष्टि हो जाए अर्थात परिवर्तन का मतलब जैसे बुध शुक्र है, बुध और शुक्र में एक दूसरे, बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में है, अब परिवर्तन हो रहा है, लाभ मिल जाएगा। अगर अब यहां पर कहा गया, हम एक कुंडली यहां पर आपको भेजते हैं, देखते हैं आपको, देखिए प्रैक्टिकल करा देते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। एक मिनट। अच्छा लिखिए, छह सितंबर 1932 14 बजे, 6 सितंबर 1932 14 बजे, लाहौर। गुरुजी सन नहीं बोला। 1932। डालिए, इसको भेजिए। डाला किसी ने? कुंडली पोस्ट कर दी? अनु, डाला आपने? एक मिनट, एक और डाल देते हैं हम। 1 मई 55, 1 मई 55। हाँ, मम्मी ये कौन है भाई? बंद कर लीजिए। मुंबई। सर कुंडली डाल दी है। हाँ ओके।
इसमें किसी का नाम भी आएगा गुरुजी, जो ये 1932 वाली कुंडली है? हाँ, इसमें नाम है ना, मनमोहन सिंह की कुंडली है। जी। एक तो ये वाली, ये आनंद महेंद्र की कुंडली का देखिए, अभी मैंने निकाला, ये आनंद महेंद्र की कुंडली है। इसमें देखिए, राजयोग। अब राजयोग बताइए, हमें राजयोग की व्याख्या करनी है। इसमें राजयोग में देखिए, सबसे पहले कौन सा सबसे बड़ा राजयोग क्या है इसमें? लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है? लग्नेश चंद्रमा है। लग्नेश जिस भी ग्रह से संबंध बनाता है उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है। तो लग्नेश चंद्रमा ने सूर्य से संबंध बनाया, बुध से भी संबंध बनाया, तो क्या हुआ? सफलता अच्छी रही, इन दोनों की ताकत बढ़ गई। दूसरी चीज देखिए न, जो शुक्र है वो क्या है? कर्क लग्न में जो शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र त्रिकोण में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। शुक्र त्रिकोण में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। उच्च का होकर के बैठने की वजह से, और शनि वक्री होकर के शुक्र से संबंध बना रहा है। तो कभी भी अच्छे व्यापारी की कुंडली में शनि बुध शुक्र का संबंध अवश्य होता है। तो इस कुंडली में देखिए, शनि का संबंध बुध से भी है, और शनि वक्री होकर के गया तो शुक्र से भी बन गया। शनि बुध शुक्र का योग हो गया, तो योग अच्छा बन गया। योग अच्छा बनने के कारण यहां पर क्या आया? शनि बुध शुक्र के योग के कारण ये अच्छे व्यापारी हुए। और शुक्र की हालत बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र उच्च का है और शुक्र नवम भाव पर बैठा हुआ है, तो शुक्र की ताकत और भी बढ़ जाती है। इस तरह आप यहां पर समझ सकते हैं कि यह इस राजयोग बनाते समय केंद्र का स्वामी क्या है? केंद्र का स्वामी गुरु है। त्रिकोण का स्वामी क्या है? त्रिकोण का स्वामी गुरु हो गया। केंद्र का स्वामी क्या हो गया? मंगल हो गया। गुरु का और मंगल का देख लीजिए, मंगल कहां पर बैठा हुआ है? दसम भाव का स्वामी होकर के एकादश भाव पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा शनि क्या है? शनि दसम भाव का स्वामी है। तो शनि सप्तम और अष्टम का स्वामी है, लेकिन शनि सप्तम का स्वामी होने के कारण यहाँ पर एक केंद्र का स्वामी है, इसलिए योग कारक हो गया। और मंगल एक त्रिकोण का स्वामी है, शनि मंगल का संबंध यहाँ पर बन गया। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का वक्री होने के कारण शनि 50% तीसरे भाव पर आया, तो शनि मंगल का संबंध बन गया। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा, योग कारक होता है। अब बुध से डिग्री देखिए, बुध से क्या कितनी डिग्री है? 26 डिग्री का बुध है। और सूर्य कितनी डिग्री का? 16 डिग्री का है ना। हाँ जी। और 16 10 कितना होगा? 10 डिग्री के अंदर है ना, इसलिए यहाँ पर निपुण योग बना। इसीलिए इन्हों के अंदर निपुणता कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता के कारण ये मोटर निर्माण में ना, ऑटोमोबाइल में इन्होंने बड़ा अच्छा नाम किया। इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी ये करते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर भी बनाता है, कई प्रकार के टेक्निकल काम करते हैं। तो ये निपुण योग भी बन जाता है। सूर्य बुध का योग निपुण योग भी होता है। बुधादित्य योग और निपुण योग जब 10 से 15 डिग्री के बीच का अंतर हो जाता है तो वो निपुण योग में आता है। गुरुजी, अगर यही बुध कंबस्ट हो जाता? हाँ, बुध तो कंबस्ट अभी भी है। नहीं, अगर ये डीप कंबस्ट हो जाता तो इसके रिजल्ट अलग हो। अच्छा जी। सूर्य से कंट्रोल हो जाता। कुंडली में सूर्य भी तो उच्च का है। हाँ जी। अब देखिएगा सूर्य गुरु मंगल का योग कैसे बना। तो सूर्य त्रिभाव युति है, सूर्य उच्च का है, मंगल उसके अगले भाव में, फिर द्वादश भाव पे गुरु बैठा है। सूर्य गुरु मंगल का योग यहाँ पर बन गया। सूर्य गुरु मंगल का योग बनने के कारण यहाँ पर धर्म महाप्रताप योग ना, काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, तीनों को मिला दीजिए, तीनों के ग्रहों को मिला दीजिए। यदि इनकी एक दूसरे से युति हो, एक दूसरे का संबंध हो, तो व्यक्ति बहुत प्रगति करता है। उत्तम राजयोग की कुंडली होती है। किसी को कोई डाउट तो नहीं आया यहाँ पर? शनि बुध शुक्र का संबंध बन जाएगा तो उत्तम योग। शनि का संबंध देखिए बुध से है, और दोबारा जो संबंध बना शनि का
किसके साथ? शनि वक्री होके गया तो शुक्र से भी बन गया, शनि बुध शुक्र का योग हो गया। अस्वाग्रही ग्रह के साथ, उच्च ग्रह के साथ यदि राहु केतु का प्रभाव होता है, उस ग्रह की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। गुरुजी, सूर्य भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है। हाँ जी, बोले। गुरुजी, हाँ, यहाँ पर शनि सूर्य का संबंध जो दोनों उच्च के है, तो सूर्य की ताकत टूटी है कि नहीं टूटी? यहाँ पर शनि सूर्य दोनों उच्च के हैं ना। अब यहाँ पर उच्च के शनि यहाँ पर क्या शनि शनि अष्टमेश, वक्री हो गया ना, शनि वक्री हो शनि गया, अष्टमेश भी है। शनि वक्री हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, शनि वक्री हो गया। वक्री हो गया तो उसने अपना स्वभाव बदल दिया कि नहीं बदल दिया? विधि विधान में है कि पुत्र कभी भी पिता का सामना नहीं करेगा। शनि ने तुरंत स्थिति चेंज की। दूसरी बात, उच्च का ग्रह जब मिल जाते हैं, उच्चता जब बराबर के दो शक्तियां टकराती हैं कि एक दूसरे के विरोध की जगह एक दूसरे की सहयोग में आ जाती हैं। यहाँ पर सूर्य शनि के योग के कारण इन्हें भौतिक रूप से अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से यहाँ पर इनको नुकसान होगा। क्योंकि चंद्रमा को राहु के साथ भी तो लेंगे ना गुरुजी? हाँ, चंद्रमा को नाड़ी ज्योतिष का राहु के साथ लेंगे, लेकिन चंद्रमा भी तो बैठा तो अग्नि छठे भाव पर राहु बैठा है ना, अग्नि तत्व राशि पर राहु बैठा है। जी गुरुजी। धनु राशि का राहु बैठा हुआ, राहु मतलब मंदिर में बैठा है, वो इतना नुकसान नहीं करेगा। अगर मेष राशि में बैठ जाएगा तो इसका मतलब वो वृश्चिक में बैठा है तो मतलब मृत्यु पर, शमशान पर बैठा है। अच्छा जी। गुरुजी, शनि सप्तमेश अष्टमेश दोनों है चतुर्थ स्थान में, तो क्या फल देगा? हमने आपको नहीं बताया था क्या? आप ये सोचिए, हमने आपको बताया था पिछले उसमें कि कोई भी ग्रह अगर केंद्रेश हो जाता है तो उसका अष्टमेश का जो दोष है वो कम रह गया, आधा रह गया। ठीक है ना, आधा रह गया। लेकिन अब शनि यहाँ पर अब अष्टमेश उच्च का हो गया। अब अष्टमेश उच्च का हो गया, आयु तो कमजोर नहीं रही ना, आयु तो लेट आएगी ना, फिर मृत्यु तो बहुत लेट आएगी। आयु को स्ट्रांग कर दिया। चतुर्थ पर शनि बैठा है, शनि का संबंध गुरु और केतु से भी बन रहा है, मोक्ष त्रिकोण भी एक्टिव हो गया। ये व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, दयावान, परोपकारी, चर्चित रहने वाला रहेगा। तो आप देखते ही हैं, शनि का संबंध सूर्य बुध से भी बन रहा है। लगभग शनि का संबंध कई ग्रहों से बन रहा है, सभी ग्रहों से बन रहा है। इसीलिए तो संसार में प्रसिद्ध है। हाँ जी, कि कितनी बार बताए तो है आपको, शनि का संबंध जितने ज्यादा ग्रहों से होगा व्यक्ति जीवन में उतना ज्यादा फेमस होगा। चतुर्थेश दशमेश का संबंध देख लीजिए। चतुर्थेश जो कुंडली का है शुक्र है, और दशमेश कुंडली का क्या है? मंगल है। अगर चतुर्थेश दशमेश से 3-11 संबंध है कि नहीं है? त्रिभाव युति भी तो बन रही है जी। हाँ, ये योग भी बन गया। तो इतने राजयोग है। राजयोगों को अब इस कुंडली में देखिए कि लग्नेश के साथ नवमेश गुरु, लग्नेश के साथ कौन सा केंद्रेश आ रहा है? कोई केंद्रेश तो नहीं आ रहा ना। लग्नेश के साथ सीधा सूर्य आ रहा है, सूर्य और बुध का संबंध। गुरुजी, राहु भी तो आ रहा है। राहु दृष्टि में दे रहा है, हाँ, छठे भाव पर। लेकिन राहु ने इनको यहाँ पर कंपटीशन में विजेता बना दिया। हाँ जी। हाँ, मतलब इनकी अगर छठे भाव पर आता है ना राहु, तो बेटा कंपटीशन बहुत अच्छा देता, बाहुबल पे इतना दिमाग दे देता है। जितनी भी व्यक्ति की कूटनीतिज्ञता है, साम दाम दंड भेद के द्वारा सफलता प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है, वो 6 हाउस में बैठा हुआ राहु ही देता है। और 6 अगर राहु का संबंध छठे पर होता है तो काफी अच्छे फल होते हैं। कन्या राशि का राहु तो बिल्कुल, मैंने वो अगर व्यापार का तो स्वामी अधिपति बन जाता है। अच्छा जी। अब धनु राशि पर है, बड़े बड़े मंदिरों पर जो पुजारी होते हैं, मंदिरों की जो पूजा, उनकी कुंडली में गुरु के साथ राहु होता है। सूर्य के, हाँ, बड़े बड़े जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु होता है, तभी को अच्छे कूटनीतिज्ञ बनेंगे नेता। राजनीति की पगडंडी शुरू होती है। राहु का संबंध छठे भाव से, दसम भाव से, तीसरे भाव से, सप्तम भाव से, एकादश भाव के स्वामियों से हो रहा है, तो व्यक्ति राजनीति में जाता है। तो एक अच्छी हस्ती तो है ही है ये। हाँ जी। आपको विश्लेषण कुंडली के द्वारा इसलिए बताते हैं कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, जो पढ़ाया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए।
गुरुजी अगर सप्तमेश और दशमेश का संबंध हो आपस में युति और वो अष्टमेश में बैठ जाए तो फल नहीं देंगे ना? अष्टम में बैठ जाएंगे तो फल नुकसान हो जाएगा, उतना फल अच्छा नहीं आएगा। सप्तमेश और नवमेश की युति गुरुजी अच्छी मानी गई है, केंद्र में है, लग्न में अच्छी मानी गई है। जीवन में सफलताएं मिलेंगी, व्यापार का स्तर अच्छा रहेगा, पत्नी का अनुकूल सहयोग रहेगा, अन्य बातें समान होने पर। त्रिकोणाधिपत्योर मध्ये संबंधो येन केनचित केंद्रनाथस् बलिनो भवेद्यपि सुयोगकृत। त्रिकोणाधिपतियो, त्रिकोण पंचमेश नवमेश, त्रिकोण का अधिपति, त्रिकोण में कौन से ग्रह होते हैं? पंचमेश नवमेश। पंचमेश नवमेश का संबंध यदि दशमेश से हो जाता है तो व्यक्ति में राजयोग अच्छा होता है। तो राजयोग की जो स्थितियां आपको बताई गई कि पंचमेश का संबंध पंचमेश नवमेश के साथ दशमेश का संबंध होता है तो लक्ष्मी नारायण योग होता है। जीवन में मान सम्मान सफलता यश अच्छा होता है। अगर इसके साथ केंद्रेशों में सबसे बली कौन होता है? दशमेश होता है, बता चुका हूं। और सप्तमेश चतुर्थेश का संबंध अगर हो जाता है तो न्यून योग है। कौन सा योग है? सप्तमेश का चतुर्थेश के साथ संबंध हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी जरूर आती है, हमने देखा है कई बार। अब लग्नेश जिस जिस भी ग्रह को देखता है उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है, लेकिन लग्नेश से पंचमेश श्रेष्ठ होता है, पंचमेश से नवमेश श्रेष्ठ होता है। क्लियर हुआ? गुरुजी रिपीट करना दोबारा से, आप क्या बोल गए? लग्नेश से पंचमेश और पंचमेश से नवमेश श्रेष्ठ होता है। हाँ, अब आगे बोलते हैं दशा स्वापि भवेद योगा प्रायसो योग कारिणो। अब दशाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा? दशाओं के बारे में यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी क्या कि दशा अंतर दशा आती है तो ये योग अच्छा फल देते हैं। दशा द्वयम मध्य गतस तद युग शुभ कारिणाम। तो ये जो कह रहे हैं कि तद युग शुभ कारिणाम तयोर योग कारिणो युजाम संबंध रहिता नाम शुभ कारिणाम दशा स्वापि महादशा स्वापि योग कारिणो। तो कहता है अपनी दशा में महादशा में अगर इन दोनों का केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध बनता है तो ये उत्तम फल देते हैं, उत्तम राजयोग होता है। अब यहाँ पर आपको ले चलते हैं, अब एक कुंडली और किसी ने डाली थी उस कुंडली पर ले चलते हैं। ये कुंडली इसमें क्या था, किसकी कुंडली है ये? हाँ गुरुजी ये वही कुंडली है जो हमने 6 सितंबर वाली दी थी। एक मिनट, 6 सितंबर क्या बोला था हमने? डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1932 वाली कुंडली है। अच्छा एक मिनट, हाँ सरिता अग्रवाल जी ने, सरिता जी ने फिर डाली है मनमोहन सिंह की कुंडली। ये है क्या? ये तो हमारी वाली है, वो पर्सनल दी है क्या उन्होंने? नहीं गुरुजी वो मैंने डाली है 6 सितंबर वाली। BNN पेड वाले ग्रुप में। BNN पे डाली आपने? वहाँ लिखा हुआ है ना गुरुजी, PAR लिखा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा, उसको कट कीजिए। कहाँ पे? ऊपर सर्च में गुरुजी वो लिखा हुआ है इसलिए नहीं। जी ये वाला सेकंड नंबर गुरुजी, सेकंड नंबर। अब बताइए यहाँ पे योग देखिए,
नवम भाव के स्वामी का संबंध, नवम भाव का सूर्य है, दूसरे त्रिकोण का स्वामी का संबंध बुध है, नवमेश दशमेश का देखिए कितना अच्छा संबंध बन रहा है। ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, काफी बड़े बड़े पदों पर रहे, विदेश मंत्री भी रहे, उनमें इनका क्या है, उनमें सब जगह इनका योगदान अच्छा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देश में बहुत बड़े बड़े काम भी किए, बहुत अच्छे वित्त मंत्री भी थे। अब प्रधानमंत्री के रूप में क्या कार्यकाल था वो एक अलग विषय है, लेकिन इनको सफलताएं क्यों बराबर मिली? नवमेश दशमेश का योग देखिए अच्छा बन रहा है। इसके अलावा दूसरा हमने क्या बताया था, गुरु सूर्य मंगल का भी योग बनेगा, तो गुरु का संबंध सूर्य किसके साथ भी है और मंगल इनके क्या है, यहां से गिनिए तो 9 10 11 पे है कि नहीं है, 11वां है ना मंगल, लाभ में बैठा हुआ है। गुरु सूर्य से एकादश पे मंगल बैठा हुआ है, तो गुरु सूर्य मंगल का यहाँ पर एक तरह से योग भी बन गया। इस वजह से इन्हें सफलताएं ज्यादा मिली। शनि देखिए शनि तुरंत वक्री हो रहे हैं, और वक्री होकर के कहां पर इन ग्रहों से योग बना रहे हैं। अब जैसे लगने पे आ जाते तो लगभग सभी ग्रहों से लगभग संबंध बन जाता है इनका। सभी ग्रहों से योग या संबंध बनने के कारण इनको क्या हुआ, इसी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध चर्चित रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले क्या है, गुरु सूर्य मंगल का बलवान होना चाहिए, शनि बुध शुक्र का योग होना चाहिए, तभी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी भी प्रधानमंत्री की कुंडली उठा करके देखिएगा, गुरु सूर्य मंगल का, शनि बुध शुक्र का, इसके अलावा अन्य योग होंगे। राहु भी तीसरे घर में है। हाँ, राहु राजनीति का है ना, राजनीति के लिए इससे सफलता दे रहा है। अब यहाँ पर पंचमेश ज्यादा गड़बड़ है, इसीलिए कन्या संतानें हुई, इनके पुत्र संतान नहीं हुई। गुरु की दृष्टि भी देखिए हो रही है, तब भी पुत्र नहीं हुए, कन्या ही हुई। और मंगल राहु के साथ है ना, मंगल राहु के साथ डरा डरा रहता है व्यक्ति, तो इसीलिए कुछ कम बोले वो अपने कार्यकाल पर। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इस कुंडली पर दूसरी चीज क्या है, शनि यहाँ पर वक्री है ना, वक्री होकर के शनि का संबंध कहाँ से हो रहा है, बुध से। वक्री होकर के शनि का संबंध सूर्य से, बुध से, केतु से, सबसे हो रहा है। और केतु जब भी स्वाग्रही ग्रह के साथ होता है तो सफलताएं अच्छी देता है। स्वग्रही या उच्च के ग्रह के साथ राजयोग अच्छा बनाता है। किसी को कोई डाउट हो, पूछना चाहे पूछ ले, हम आज सबको मौका भी देते हैं। तो ये न कहे गुरुदेव आपने बताया नहीं। गुरुजी ये अर्सल नेपच्यून वगैरह प्लूटो वगैरह ये होते हैं, इनका मतलब क्या इफेक्ट होता है कुंडली के अंदर? देखिए अलग अलग इफेक्ट होता है, हम तो नवग्रह पर ही देख लेते हैं बहुत पूरा इफेक्ट। जो नए आ गए तो नए नए शोध है, लेकिन ऋषि सम्मत, हमारे यहाँ जो ऋषि सम्मत परंपरा रही है ना, उस परंपराओं में इनके बारे में ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये कुंडली में ये दिखाते क्यों है? ये दिखाते हैं जो नए नए हैं, नया नया तो बहुत चीजें नई है। ज्योतिष में कोई क्लासिकल थ्योरी के बाद भी तो बहुत सी थ्योरी बनी है। अब बताइए, ये भी लिखा है नच मंगल मंगली नच मंगल राहु केतु, मंगल के साथ राहु केतु बैठा हो मंगल का दोष कम हो जाता है। तो वास्तव में मंगल के साथ लड़की कुंडली में राहु केतु बैठा हो तो लड़की के वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी आती है। तो समय पर कि ज्योतिष फलित ज्योतिष में कई लोग जुड़ते गए, जो जुड़ता गया, थोड़ा सा ज्ञान होता गया, 2 श्लोक बना के उसी में टीपता चला गया, तो अर्थ बनना था एक दूसरा स्वरूप, अब बन बड़ा स्वरूप गया, यही हो गया। ठीक है गुरुजी। हाँ, उसको क्या इसमें गुरुजी राहु जो है वो शनि के घर में, तीसरे घर में राहु तो अच्छा माना जाता है, शनि के घर में बैठा है, तो इसका कोई गलत बुरा प्रभाव? कहाँ राहु बैठा है? राहु तीसरे घर में बैठा है, मंगल को देख रहा है, शनि के घर में। हाँ, शनि के घर में बैठा हुआ है, लेकिन राहु की जो राशि है ना, कुंभ राशि है, घड़े के, जैसे कुंभ का मतलब घड़े के अंदर बैठा हुआ है। राहु मतलब सर्प घड़े के अंदर है, बिल के अंदर बैठा हुआ है घड़े के। तो अब राहु, इसका मतलब क्या हुआ, राहु ने मंगल को देखा तो मंगल की जो ताकत है वो ज्यादा कमजोर हो गई, कमजोर है ना।
कमजोर हो रहा है राहु यहाँ पे। हाँ, मंगल कमजोर हो रहा है। मंगल मिथुन राशि पर है तो बैठ कमजोर है, राहु ने देखा तो कमजोर है। मंगल इनका क्या है, पंचमेश है, पंचमेश से संतान भाव कमजोर हो गया, कन्या ठीक बात। संतान की अधिकता हुई। गुरुजी, राहु और केतु की वक्र दृष्टि देखी जाती है पंचम नवम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि नहीं होती इनकी। हाँ, लेकिन वक्र देखनी चाहिए। नहीं, वक्र नहीं सीधी देखेंगे, ही देखनी है। नहीं, दोनों में देखिए तो एक ही होगा ना। कहीं पंचम से जाइए तो नवम, अगर आए उल्टा गिन लीजिए, जैसे इस भाव पे 1 2 3 4 5, पंचम ही आया ना, नवम गिनिए तो भी ऐसे आ जाएगा नवम। एक ही बात है, एक ही बात है ना, दोनों उल्टे चलते हैं, इसलिए हाँ, गुरुजी पूछ रही हूँ हाँ, मैं। उल्टा भी उल्टे ही देखने चाहिए, लेकिन दोनों उल्टे से देखेंगे तो एक ही आएगा, चलेंगे दोनों उल्टा। वक्र दृष्टि देखनी चाहिए उन दोनों की। जी। और मंगल अगर कुंभ राशि में मंगल अगर उच्च का होके 12वें स्थान में बैठा है तो कैसे ये देता है? मंगल उच्च का होकर के 12 में बैठा है। हाँ, तो कुंभ लग्न में। अब मंगल अगर कुंभ लग्न में उच्च का होकर के बैठा है तो, लेकिन फिर भी वो वैवाहिक जीवन में परेशानी तो देगा ना। अच्छा, तो अगर मंगल एक पुरुष है, हाँ, अब पुरुष यदि स्त्री ग्रहों में बैठ जाएगा तो नुकसान करेगा। और द्वादश भाव जो होता है वो अय्यासी का होता है। अच्छा, मंगल यहाँ पर जाला जाएगा तो मंगल पथभ्रष्ट हो जाएगा ना। हाँ, द्वादश भाव का मतलब अय्यासी का मतलब द्वादश भाव भोग विलास क्रय शक्ति खर्चा कई चीजों का होता है, निद्रा का होता है। तो द्वादश भाव से भोग भी देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं। तो साधु लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पतित होते हैं। इंद्र ने पतित करने के लिए सबसे ज्यादा किनको भेजा है ना, इन्होंने अप्सराओं को भेजा ना साधु संत, अप्सरा ही डिगा सकती थी। तो अगर कोई साधु संत, अगर मंगल द्वादश भाव पर स्त्री ग्रहों पे बैठता है तो मंगल पथभ्रष्ट हो जाता है। मकर राशि में है स्त्री, तो मकर हुआ तो भी मंगल की दशा बिगड़ गई तो स्त्रियों को दबा के रखेगा, रौब बना के रखेगा, है ना। अभी आपने बताया केतु जो है, केतु और राहु स्वगृही के साथ बैठे हैं, कोई भी शुक्र के साथ केतु है स्वगृही और नवम भाव में। वो अपनी कुंडली ना देखिए, नहीं, मैं को इतना ही पूछना है, स्वगृही होके फिर भी मुझे तकलीफ होती है। स्वाग्रही होके तकलीफ उसके और कारण होंगे ना। मंगल उच्च का बैठा है लेकिन पति से कहाँ अच्छा, अगर आपकी कुंडली में मंगल बैठा तो पति से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे द्वादश भाव पर। पति हमेशा तेज रहेगा। अच्छा, अगर आपका शुक्र के साथ केतु बैठा है तो आपके शरीर में नाना प्रकार की विपत्तियां रहेंगी, विशेषकर बच्चेदानी के रोग ज्यादा रहेंगे, स्त्री जन्य रोग ज्यादा रहेंगे। आपको हार्मोनल डिसबैलेंस रहेगा, आपको डाइजेशन कम अच्छा रहेगा, हजम आपको कम अच्छा होगा, आपके घर के पास मंदिर होगा, इस तरह की पोजीशन बनती है। हाँ, ये ज्योतिष मंदिर से हस्बैंड से बनती नहीं है, ऐसा नहीं, दूर रहते हैं लेकिन विचार कम मिलेगा, कम मिलेगा। हाँ, ठीक है, 10 साल से हम ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, पर्सनल में नहीं बात करते, यहाँ पे हम कोई बात नहीं करना चाहते, सार्वजनिक मंच है आप। ठीक है, इतने श्लोक हो गए। अब दीपावली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हमारा एक कोर्स होगा, जिनको तंत्र सिद्धि पर आना हो, तंत्र सीखना हो तो दीपावली में हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। कल कोर्स आ जाएगा। गुरुजी, गुरुजी एक प्रश्न था मेरा, लास्ट है, अब चलेंगे, अब खत्म करने वाले हैं। हाँ, षष्ठेश और द्वादशेश आपस में परिवर्तन करते हैं ना, स्थान परिवर्तन, एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे मंगल और शुक्र हैं। तो इसमें जैसे द्वादश भाव में शुक्र और छठे भाव में मंगल बैठ के एक दूसरे को देखते हैं, तो इनकी दशा अंतर्दशा कैसी है? सप्तक दृष्टि होती है मंगल शुक्र का एक दूसरे से संबंध बन गया है ना। अब मंगल को क्या इसकी दशा छठे भाव पर शुक्र बैठ जाएगा तो नुकसान देगा, शारीरिक परेशानी देगा। द्वादश भाव में शुक्र हो वो तो अच्छा माना जाता है, द्वादश भाव में शुक्र अच्छा है तो ठीक, अच्छा फल देगा। मंगल छठे पर बैठा है तो शत्रुजित योग बना देगा, सफलताएं देगा, कंपटीशन में भी सफलता देगा। इनकी दशा महादशा अंतरदशा अच्छी रहेगी, मतलब हाँ, गड़बड़ नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी कुंडली के अनुसार निश्चित होता है सभी को। वो जो गुरुजी तंत्र का जो आप कल वो बता रहे हैं, वो मतलब किस तरह का है? जैसे हम तो माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें,
माता ऐसे अपने 40 मिनट का टाइम है गुरुजी बस। हाँ। गुरुजी दिवाली को 40 मिनट का टाइम बता रहे हैं, 11:20 से 12 अरे उसका तो उसी में करवाएंगे। नहीं 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 भाई, अन्य चीजें हैं। उसका एक नियम है, सब करा देंगे आपको, परेशान ना होइए। जब आएंगे कब जी क्या गुरुजी। करना है, ग्रहण भी है, सब बढ़िया हो जाएगा। जी ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि भाई साहब। शुभ रात्रि गुरुजी, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ, शुभ रात्रि, प्रणाम। बढ़िया रहा, सेशन ठीक रहा। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया।